अच्छा यार, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। हम न्यूरल नेटवर्क्स आ गए हैं, सबको प्रैक्टिस हो गई है उनकी। हमने क्या पढ़ा अभी तक न्यूरल नेटवर्क्स में? डीप लर्निंग हमारी अभी जो है ना वो स्टार्ट है। तो उसमें न्यूरल नेटवर्क्स में हमने बेसिक न्यूरल नेटवर्क विद 2 लेयर्स, यानी जिसमें हमारे पास इनपुट लेयर होती थी और एक आउटपुट लेयर होती थी। एमएलपी बनाया, यानी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, जिसमें हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती थी। किस फॉर्म में? हिडन लेयर की फॉर्म में। और उसके बाद हमने उनकी थोड़ी सी जो है वो पब्लिक डाटा सेट जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि एमनिस्ट हो गया और फैशन एमनिस्ट, इन दोनों पे उनकी क्लासिफिकेशन भी की। ठीक है, आज क्या करेंगे? आज हम एक नेक्स्ट एल्गोरिदम कह लो या न्यूरल नेटवर्क की एक नेक्स्ट टाइप कह लो, उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है CNN, यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, नाम से लग रहा है कि न्यूरल नेटवर्क से पहले कुछ हमारे पास प्रोसेसिंग है। मतलब नाम से अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहें कि न्यूरल नेटवर्क से पहले हमने कुछ प्रोसेसिंग करनी है। और एक बात ध्यान में बिठाओ कि न्यूरल नेटवर्क से जो पहले प्रोसेसिंग हो रही है ना CNN में, इस कैटेगरी में हम सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को यूज़ करेंगे। यानी आपके पास कोई भी ऐसा डाटा सेट जो इमेजेस की फॉर्म में है, तस्वीरों की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में है, उन पे लाजमी हमेशा CNN अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जब बनाया था एमनिस्ट को यूज़ करके और फैशन एमनिस्ट को यूज़ करके, इमेजेस तो वहाँ भी थी। अब वहाँ पे ट्रेनिंग तो हमारी हो गई, लेकिन हमारे पास समटाइम्स उसकी एक्यूरेसी बेहतर नहीं आई। अगर एक्यूरेसी अच्छी आ भी गई 90%, तो हमारी प्रिडिक्शन बेहतर नहीं हुई। ठीक है, तो होता क्या था कि वो फीचर्स तो निकालता था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती थी हमारी। ठीक है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास अगला एल्गोरिदम आता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब नाम से जाहिर है कि हम करने क्या लगे हैं, तस्वीरों में से उनके फीचर्स को निकालने लगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड का क्या मतलब है? FFNN। अगर आपके पास किसी बुक में ऐसा नाम आपको शो हो ना, FFNN, तो इसका मतलब होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसका मकसद ये होता है कि इसमें कोई बैक प्रोपगेशन नहीं होती। मैंने आपको दो पढ़ाई थी ना, एक होती थी फॉरवर्ड प्रोपगेशन, यानी आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा है, आगे जा रहा है, फिर अगली लेयर पे जा रहा है, फिर अगली लेयर पे जा रहा है, और फाइनली आपके पास आउटपुट आ जाती थी। और एक होता है आपके पास बैक प्रोपगेशन, यानी अगर आपके पास एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम आती है या मॉडल सही प्रिडिक्ट नहीं करता, तो वो क्या कहता है, न्यूरॉन को वापस पीछे भेज देता है। इस चीज़ को कहते थे हम बैक प्रोपगेशन। CNN बेसिकली एक टाइप है FFNN की, यानी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की। इसमें बैक प्रोपगेशन नहीं होती, इसलिए इसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें बैक प्रोपगेशन ना हो, उसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, दैट इज जनरली यूज्ड टू एनालाइज विजुअल इमेजेस बाय प्रोसेसिंग डाटा विद ग्रिड लाइक टोपोलॉजी। देखो मकसद क्या है, हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर्स में से हमने फीचर्स को निकालना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कैट है, इस कैट की पिक्चर्स के फीचर्स क्या होंगे? उसकी आईज, उसके नोज, उसका जो है वो लेग्स हो गया, फीट हो गए, उसकी बैली, या फिर उसकी अगर टेल भी है तो उसकी टेल भी होगी। ऑब्वियसली टेल तो होती है, लेकिन यहाँ मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? उस कैट के फीचर्स होंगे। इस फीचर्स को न्यूरल नेटवर्क से पहले निकालने के अमल को क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सिंपल कॉन्वोल्यूशनल कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अब ये करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये क्लियर हुआ CNN क्या होता है। ठीक है, कोई भी पिक्चर हो, किसी भी तरह की पिक्चर हो दुनिया में, चाहे वो कार की हो, डॉग की हो, कैट की हो, या आपकी अपनी पिक्चर क्यों ना हो, ठीक है, उसमें से फीचर्स को निकालना है। फीचर्स क्या होंगे? उस इमेजेस में से पाए जाने वाले जितने भी वेक्टर्स आपके होंगे ना। मिसाल के तौर पे ये इसका एक एयर है, इसकी अगर मैं मिसाल करूं तो ये किस तरह का दिखता है? ये बेसिकली एक V शेप का है। ठीक है ना, तो इस V शेप को डिटेक्ट करना किसका काम है? कॉन्वोल्यूशन का काम है। ठीक है, ऑब्वियसली अब कॉन्वोल्यूशन में आगे कुछ टाइप्स होंगी हमारी, कुछ उसकी जो है वो खासियत होगी जिससे हम इन चीज़ों को निकालेंगे, वो आगे जाके पढ़ते हैं। लेकिन इस पिक्चर्स में से फीचर्स को निकालना क्या कहलाता है? कॉन्वोल्यूशन कहलाता है। यानी आसान से अल्फाज में हम क्या करते हैं? फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग की दूसरी मतलब क्या होगा? फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर डिटेक्शन, तीनों एक ही मतलब है। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग कह लो, फीचर डिटेक्शन कह लो, या फिर फीचर एक्सट्रैक्टर कह लो, एक्सट्रैक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसको कहते हैं हम कॉन्वोल्यूशन। अब जरूरत क्यों महसूस हुई इसकी, इस बात पे बात करते हैं। देखो नॉर्मली आज के दौर में पिक्चर्स जो है ना वो स्मॉल साइज में नहीं होती। हमारी अगर फुल HD की बात करें हम, तो फुल HD की रेजोल्यूशन क्या होती है? 1920x1080। अगर HD की बात करें, जो नॉर्मल मोबाइल स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, तो वो कितनी होती है?
1280 बाय 720p, जिसको हम 720 पिक्सल कहते हैं या 1080 पिक्सल कहते हैं, जिसको फुल एचडी भी कहा जाता है। अब तो 4K भी आ गया, 2K भी आ गया, 8K भी आ गया बल्कि अब तो वो 8K का क्या मतलब है कि आपकी ये वाली विड्थ होगी कुछ 8000 के करीब और आपकी विड्थ उसकी हाफ होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली फुल एचडी 4K और पिक्चर्स का साइज जो है ना हमारा बड़ा होता जा रहा है। तो इतने बड़ी पिक्चर पे अगर हम न्यूरल नेटवर्क लगाएं तो उसका क्या हाल होगा वो देखते हैं। देखो मिसाल के तौर पे अब नॉर्मली जो हमारी पिक्चर्स होती है वो कलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है, यानी वो ग्रे स्केल भी नहीं होंगी। और कलर कैसे बनता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, RGB। जब तीन तरह के चैनल आपस में मर्ज होते हैं यानी स्टैक टुगेदर होते हैं तो हमारे पास एक कलरफुल पिक्चर हमारे सामने आती है। उसमें से एक चैनल होता है R, दूसरा होता है G और तीसरा होता है B। जब इन तीनों पिक्सेल्स को यानी इन तीनों लेयर्स को या इन तीनों चैनल्स को स्टैक किया जाता है तब हमारे पास एक कलरफुल पिक्चर सामने आती है, ठीक है। तो अगर फर्ज करो एक हमारे पास टीवी है या एक पिक्चर है जिसका साइज है 1920 बाय 1080 और ये एक फुल एचडी पिक्चर है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये एक कलर्ड इमेज है तो इसके 3 चैनल होंगे, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों का इनपुट साइज निकालना चाहूँ तो कितना बनेगा, नॉर्मली हमारे पास 28 बाय 28 का क्या निकलता था, 784, ठीक है। और वो 784 हम क्या करते थे, इनपुट लेयर पे एज इट इज दे देते थे। ऐसा ही होता था ना, हमने जो न्यूरल नेटवर्क पढ़े हैं। अब इसका साइज में निकालूं 1920 बाय 1080 मल्टीप्लाई बाय 3। अब वहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 होता था लेकिन हम करते नहीं थे क्योंकि एक चैनल है, क्योंकि ग्रे स्केल पिक्चर थी हमारे पास। जो हमने एमनिस्ट देखा, फैशन एमनिस्ट देखा, वो सारी ग्रे स्केल पिक्चर थी यानी उसमें कोई कलर नहीं था। तो लेकिन अब ये RGB है तो इसलिए 3 चैनल है तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 6 मिलियन के करीब बनती है। यानी अगर हम इस सिचुएशन में न्यूरल नेटवर्क लगाना चाहें, CNN की बात छोड़ दो, तो हमें इनपुट लेयर में 6 मिलियन न्यूरॉन देने पड़ेंगे। 6 मिलियन बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। तो इतने न्यूरॉन अगर हमने दे दिए किसी भी इनपुट लेयर पे तो वो सिस्टम ही हैंग हो जाना है, ठीक है। और ट्रेनिंग तो बात की बात है। अब ये तो खाली इनपुट लेयर की बात है। हम नॉर्मली एक तो हिडन लेयर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर एक हिडन लेयर ऐड करें इसके मुताबिक 4 मिलियन की ऑलमोस्ट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास 784 न्यूरॉन इनपुट लेयर में, तो हम क्या करते हैं अगली लेयर 128 की बना लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 64 की बना लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम। तो हमने थोड़ा सा कम न्यूरॉन की एक हिडन लेयर बनाई और अब इसके वेट्स कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑलमोस्ट 24 मिलियन वेट्स होंगे। और अगर हमने 2-3 हिडन लेयर और ऐड कर दी तो ये फिगर कहाँ तक पहुँच जाएगा, ऑलमोस्ट 1 बिलियन तक पहुँच जाएगा। तो किसी भी न्यूरल नेटवर्क में अगर इस पिक्चर को प्रोसेस करना है तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन न्यूरॉन चाहिए और ये पॉसिबल नहीं है एक सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से या एक सिंपल MLP से, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन आता है, CNN आता है, ठीक है। अब होगा कैसे, इस चीज़ को देखते हैं आगे जाके। पहले इस पे बात करते हैं कि हमारा जो इंसान है किसी भी पिक्चर को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब जैसे अगर कैट की बात करूँ मैं, तो हमारे जहन में ना एक बचपन से एक इमेज ऐसा बनाया जाता है या उसकी ट्रेनिंग ऐसी करवाई जाती है बुक्स की फॉर्म में, जैसे कि हम एक कायदा पढ़ते हैं ABCD का या कोई भी एनिमल्स का, तो उस पर क्या होता है कुछ पिक्चर्स होती हैं। तो हम बार बार उस चीज़ को ट्रेन करके ना इस अपने जहन में एक इमेज बना लेते हैं कि कैट जो है वो इस तरह दिखती है, जिसके 2 कान होते हैं और बिल्कुल छोटी सी फिन्नी सी नाक होती है और बीच में जो है वो 2 आइज होंगी और उसकी जो है वो फ्लफी सी जो है वो फर होगी, ठीक है। तो इस तरह का एक जो है वो इमेज बना लेते हैं। लेकिन अब 9 की बात करें तो 9 कैसे होगा, हम जब बचपन में गिनती लिखते हैं तो हम कहते हैं ना कि या तो 9 ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। तो होगा क्या, उसका पहले एक हेड होता है, उसकी एक साइड की लेयर होती है और एक उसकी ये वाली डायगोनल लेयर होती है कि इन तीनों को जोड़ के हमारे पास एक क्या होता है, 9 बन जाता है। तो मैंने यही सारी पिक्चर्स जो है ना अलग अलग करके एक फाइनल कैट हमने अज्यूम कर ली। या 9 अगर हमने बनाना है तो हेड के 4 सेक्शन होंगे, ये अपर पार्ट, बिलो पार्ट और इसकी साइड की बाउंड्रीज, और इसका एक ये वर्टिकल लाइन होती है और एक ये डायगोनल लाइन होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि 9 बन जाता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा जाएं अपने बचपन में तो हम गिनती इस तरह से लिखते होते थे। 8 की बात करें तो हम कहते थे कि 2 सर्कल ऊपर नीचे बना दो तो आपके पास 8 बन जाता है। तो ये बेसिकली हमारा तरीका है सीखने का। लेकिन ये चीज़ें सिखानी है कंप्यूटर को, तो उसका क्या तरीका होगा, तो उसका भी कुछ तरीका ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशन करेंगे। कॉन्वोल्यूशन कैसे की जाती है, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आंसर भी लिखा है कि वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ CNN विद द हेल्प ऑफ कर्नल या फिर फिल्टर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इमेज होगी, उस इमेज को एक फिल्टर में से गुजारेंगे,
तो उस फिल्टर में से गुजारने के बाद उसका कोई खास फीचर बाहर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास इसी 9 की मिसाल में लेता हूँ समझाने के लिए। ये मेरे पास 9 का एक फिगर है, मतलब एक पिक्चर है, ठीक है। और अभी इसको 1 1 को छोड़ दो, आप जस्ट इस चीज़ को चेक करोगे, ये एक 9 लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका हेड, ये इसकी वर्टिकल लाइन है और ये इसकी डायगोनल लाइन है। तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 9 बन जाता है, ऐसा ही है, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे 9 का हेड को एज अ फीचर बाहर निकालना है, तो मैं इसके लिए एक फ़िल्टर बना लूँगा, या तो एक फ़िल्टर बना लिया मैंने कि 9 का जो एक, अब इस 9 के फिगर के पीछे क्या है, कोई अरे होती है ना। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कोई भी पिक्चर होती है उसके पीछे एक अरे जनरेट होती है, और वो अरे कौन डिफाइन करता है, कलर कोडिंग के हवाले से। मिसाल के तौर पे 1 से लेके 255 तक कलर कोड्स होते हैं, और मैंने बताया था कि अगर 0 होगा तो आपके पास वाइट होगा, 255 होगा तो ब्लैक होगा। तो इस तरह से आपके पास कलर कोड होते हैं। अब मैं इस 9 की पिक्चर को कन्वर्ट करूं तो इसने क्या किया कि जो जो एरिया कवर हुआ है ना, वहां पे 1 ऐड कर दिया, और जहां पे इस 9 के अलावा जो एरिया था उसको उसने -1 से रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। और जैसे आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो ना किसी पिक्चर का, तो वो क्या होता है, एक लेयर बाहर आ जाती है। तो वो जो लेयर है ना, उस लेयर में क्या होगा, जो जो एरिया कवर होगा वो 1 से डिनोट हो जाएगा कि वो कवर्ड एरिया है, और जो एरिया खाली है उसको -1 से डिनोट कर देंगे। तो ये सेम केस वही है कि आपके पास जो एरिया 9 कवर कर रहा है इस मैट्रिक्स में, उसके पीछे 1 आ गया, और जो अदर देन एरिया है उसके पीछे क्या आ गया, -1। ये चीज समझ आई है? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस 9 का हेड निकालना है, लेट से। अब हेड किस तरह होगा, इस तरह से ही होगा ना कि ये आपका हेड, यानी एक सर्कल बनेगा और बाद में ये एक वर्टिकल लाइन और एक डायगोनल लाइन। तो ये हेड निकालना है, तो इस हेड का एक फिल्टर बना लिया। फिल्टर क्या होगा कि 1 1 1, ये सारे 1 हो जाएंगे, और बीच वाला क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इस हेड को इस तरह बनाऊं तो ये इस तरह ही बनेगा ना, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में होलो है, खाली है। तो ये एक हेड बन गया, यानी एक इसका फिल्टर बन गया, और फिल्टर को CNN की जुबान में कहते हैं कर्नल, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने इस मैट्रिक्स से डॉट मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैट्रिक्स वाली जो आप मैट्रिक में करते रहे हो। तो यानी आसान से अल्फाज में CNN की जुबान में इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन करनी है, ठीक है। मेरे पास ये मैट्रिक्स है जो 9 का कंप्लीट पिक्चर का है, और ये पिक्चर 7/5 की है, यानी इसकी टोटल 7 जो है वो रोज हैं और 5 कॉलम है। और ये मेरे पास एक फिल्टर है जिसको मैंने कर्नल भी कहा है, और ये फिल्टर सिर्फ और इस हेड को इस फीचर में से बाहर निकाल देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में से मैंने 9 का हेड बाहर निकालना है एज अ फीचर, तो मैं इसको इस फिल्टर के साथ क्या कर दूंगा, कॉन्वोल्यूट कर दूंगा, यानी उसके साथ उसका डॉट मैट्रिक्स ले लूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, जो फाइनल इमेज आएगी, यानी जो फाइनल मेरे पास अरे आएगी, वो क्या होगा, उसमें इस 9 के हेड की इंफॉर्मेशन होगी। समझ आया? अब ये करना किस तरह से, देखो, ये आपके पास पिक्चर है, अब उस 9 को भूल जाओ, अरे को सामने रखो, ठीक है। और ये आपके पास फिल्टर है, मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। हम क्या करेंगे, पहले ये 3/3 है ना, तो हम क्या करेंगे, 3/3 का एक यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी जो इस पिक्चर में जो ये 3/3 का कॉलम है, इसको हम कंसिडर करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, अब ये -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस, अब आगे चल रहा है, कंटिन्यू है, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, अगला -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 1 आपका ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये ठीक हो गया, और आगे ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और आखिरी वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये 3/3 का मेरे पास ये वाला जो मैट्रिक्स था, ये 3/3 वाला, ठीक है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और मेरे पास एक आंसर आया, सबको मैंने ऐड किया, मेरे पास -1 आया। अब क्या करना है, इसकी एवरेज लेनी है। ये कितने मेरे पास थे, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैंने 9 से इसको डिवाइड किया, मेरे पास एक आंसर आ गया, ठीक है। ये एक वैल्यू आई है, और ये वैल्यू अगले फीचर में इसकी होगी। सिर्फ एक वैल्यू आपके सामने आई है अभी, जो मैट्रिक्स आपका बन रहा है फाइनल मैट्रिक्स, जिसमें इस 9 के हेड की इंफॉर्मेशन होगी, उसका पहला पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट कैसे आएगा, यानी ये वाला, इसके लिए थोड़ा सा आगे चलो, यानी अब ये वाला मैट्रिक्स लेना है आपने,
यानी एक आपने लेयर छोड़ देनी है और ये वाला 3x3 का मैट्रिक्स ये वाला लेना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली फिगर आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन इस तरह ही होगी अगले की भी। फिर उसके बाद एक स्टेप और आगे चलना है, इस वाले 3x3 के मैट्रिक्स को लोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आगे तो कोई लेयर है नहीं, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे हम। ये 3x3 की लेयर लोगे ये वाली और इसको इस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा आगे चलना है, इसी स्टेप इसी रो में 3x3 के मैट्रिक्स को लोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करते करते आपके पास पूरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। यानी एक स्टेप यहाँ से चलना है, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो एक स्टेप बिलो चलना है, फिर आगे चलना है, फिर बिलो चलना है, फिर आगे चलना है। अल्टीमेटली सारा आपके पास मैट्रिक्स ख़त्म होगा और आपके पास ये वाला मैट्रिक्स सामने आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स को कहा जाता है फीचर मैप या फीचर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसने यूजिंग कॉन्वोल्यूशन यानी या फिर ये कह लो कि यूजिंग फिल्टर इसने इस लाइन के हेड की इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब इस फीचर मैट्रिक्स में ना ये चीज़ समझ आई कि फीचर मैट्रिक्स कैसे निकल आता है। आपके पास एक मेन पिक्चर होगी, उसको उसका अरे आपके पास सामने होगा और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसी कर्नल से या किसी फिल्टर से। ठीक है, तो आपके पास क्या सामने आ जाएगा, फीचर मैट्रिक्स सामने आ जाएगा। अब फर्स्ट करो एमसीक्यूज में सवाल आता है आपको फाइनल में, तो कि फीचर मैप या फीचर मैट्रिक्स किस तरह जनरेट होता है। तो आपको पता है कि मेन इमेज होगी, मेन इमेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी कर्नल से या फिल्टर से, तो हमारे पास फीचर मैट्रिक्स हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो इस फीचर मैट्रिक्स में ना कुछ बेकार इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, यानी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। हमारे पास आपको एक अंदाजे के मुताबिक बताऊँ ना कि ये वाली वैल्यू सिर्फ काम की है देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फीचर मैट्रिक्स का रेलू ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, यानी इसमें ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे, ऑप्टिमाइजर नहीं, एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे रेलू का। और वो क्या करेगा, रेलू यूज करके ये सारी जितनी भी माइनस वाली फिगर है ना वो जीरो हो जाएंगी और ये 3 फिगर हमारे पास सामने आ जाएंगी। समझ आया? ये क्यों करते हैं, इसका मैंने जवाब लिखा हुआ है कि रेलू हेल्प्स विथ मेकिंग मॉडल नॉन लीनियर। मॉडल जो है वो लीनियर नहीं होना चाहिए, नॉन लीनियरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हमारे पास कोई वैल्यू सामने आ सके। तो हमने क्या किया, जितनी भी माइनस वाली जो हमारे पास फिगर है उनको ख़त्म करने के लिए रेलू ऑपरेशन कर दिया इसका। और एक बात याद रखो कि CNN में हमेशा, CNN लेयर्स में हमेशा एक्टिवेशन फंक्शन रेलू ही यूज़ होता है, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो मॉडल को नॉन लीनियर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई और एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज़ होगा, रेलू। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट भी और ख़ुद से भी हम यूज़ करें तो यही सेम हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास एक फाइनल मैट्रिक्स आ गया, इसको भी फीचर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन ये क्या है, इस फीचर मैट्रिक्स की एक आउटपुट है आफ्टर पासिंग रेलू। ठीक है, समझ आया? अब देखो इसकी अगर हम बात करें ना तो इसमें भी हमारे पास ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो काम की है। यानी इस पूरे फीचर मैट्रिक्स में जो 9 के हेड की इंफॉर्मेशन है ना वो ये है। ठीक है, समझ आई ये चीज़? देखो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। मेरे पास ये 9 है, ये इसका हेड का कर्नल है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। बाकी वैल्यू जो है वो पॉइंट उसमें है, 0 में है, तो ये इतनी कंसिडर नहीं होगी। मेन इंफॉर्मेशन हमारे पास 1 है, ये जो 1 वैल्यू है ना असल इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट करो 6 की बात करता हूँ, मेरे पास 9 की मिसाल है, मैं 6 की बात करता हूँ तो इसका हेड कहाँ मिलेगा मुझे, बॉटम साइड में, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। मेरे पास अगर 8 है तो 8 का हेड कहाँ मिलेगा, इसमें 2 हेड होंगे, एक मुझे बॉटम पे मिल जाएगा और एक टॉप पे मिल जाएगा। और अगर मैं एक वर्ड लिखूँ 96 और इसको उस हेड कर्नल में से गुजारूँ तो क्या होगा, ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है और ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे है, तो एक मेरे पास हेड यहाँ मिल जाएगा, एक मुझे हेड यहाँ मिल जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। क्या ऑब्वियसली जो हमारा ये फिल्टर या कर्नल का साइज होगा उसके मुताबिक ही चीज़ें निकालनी है हमने। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 7/5 की इमेज थी, इसमें से जो हेड की इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ 3/3 पे थी। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी पिक्चर के ना
अरे बनाने के बाद 3x3 के फिल्टर बना रहे होते हैं, ताकि अगर ज़्यादा बड़ा फिल्टर कर देंगे ना, फर्ज करो मैं इस फिल्टर को 4x4 का कर देता हूँ और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, तो उसमें मेरे पास गार्बेज वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नॉर्मली एक ये जो वैल्यू है ना 3x3 की, समझ लो ये CNN में एक ऑप्टिमम वैल्यू है। आप जितने भी आगे मॉडल्स बनाओगे ना, उसमें आपने कर्नल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3x3 लेनी है। इससे छोटा करोगे तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, इससे ज़्यादा करोगे तो इन्फॉर्मेशन में गार्बेज वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो 3x3 एक ऑप्टिमम वैल्यू है। इसमें ये होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और पीछे इमेज कोई सी भी हो, 5x7 की हो या 28x28 की क्यों ना हो, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमम वैल्यू है और ये भी फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रेलू ही यूज़ होता है, क्योंकि सिस्टम में से हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को बाहर निकालना होता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन समझ आई कि किस तरह से फीचर एक्सट्रैक्ट किया जाता है CNN में। ये सिर्फ समझाने के लिए जो पूरी कैलकुलेशन है ना, अब ये करने बैठ जाओगे तो इस पूरा मैट्रिक्स ही आपका तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे में तैयार होगा। ये काम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पाइथन में होता है, ठीक है। मैंने ये चीज़ समझाने के लिए कि CNN एक पिक्चर में से किस तरह इंफॉर्मेशन को बाहर निकालता है, ठीक है। अब इसी तरह मैं अगर फर्ज करो इसी कैट की मिसाल दूंगी, तो हमने इंसान ने इसको डिटेक्ट किया था ना कि ये कैट है। सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगी? ये आपके पास पिक्चर है, उसने उसको कर्नल में से गुजारा। पहला कर्नल हमारे पास कौन सा था? आई कर्नल, ठीक है। अब आई कर्नल उसने उसको डिटेक्ट किया और आई बेसिकली हमारे पास एक्सट्रीम टॉप पे हमें जो है ना ये 2 आई फिल्टर मिल गए, जिसकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली 1 होगी, ठीक है। और यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होती है एक तरह से ना ये कि कितना % चांसेस है कि यहाँ पे आपको उसकी आईज मिल जाएंगी इस पिक्चर में। तो अब फर्ज करो इसको नोज कर्नल में से गुजारना है हमने, तो नोज बिल्कुल मिडल में मिलेगी, या फिर अगर आप इसकी बात करो ना, इस हेड की बात करो, तो इसमें नोज बिल्कुल मिड में है, ठीक है। और अब इस एयर कर्नल की बात करो तो एयर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में मिल जाएंगे आपको इसके। और अगर फर्ज करो बाकी बॉडी की बात करें तो इसके हैंड्स जो हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम डाउन पे मिलेंगे और इसके जो फीट कर्नल हैं वो डाउन एक्सट्रीम लेफ्ट पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से बाद में होता क्या है, जब सारे फीचर्स निकल आते हैं इस तरह की आपके पास क्या बन जाती है, मैट्रिसेस बन जाते हैं कि आपके पास एक फीचर मैप ये है, एक फीचर मैप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फाइनली क्या होगा, ये सारे आपस में स्टैक होंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद ये सारी लेयर क्या होती है, फाइनली फ्लैटन होती है, सीधी होती है, क्योंकि फ्लैटन लेयर के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। कैसे होगी? मिसाल के तौर पे आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, लेट से ये इसकी नोज थी और यहाँ पे इसकी आइज थी और यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे इसके एयर्स थे। तो ये सारी वैल्यूज इस पीछे है क्या, अरे ही चल रही है ना, तो वो अरे क्या होगी, सारी स्टैक हो जाएगी, ठीक है। नंपाई में हमने स्टैक ऑप्शन पढ़ा था, ठीक है। वो स्टैक करने के बाद आगे उसको फ्लैटन कर देगा, यानी उस पूरी अरे को 1D में कन्वर्ट कर देगा। फ्लैटन का मतलब क्या होता है, आपके पास 2D अरे है ना, ये इसकी रोज हैं और कॉलम्स हैं, तो क्या होगा 2D अरे कहलाती है, जिसकी कोई रोज हो या कॉलम्स हो तो वो अरे क्या कहलाती है, 2D अरे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास एक 2D अरे है, अगर इसको प्रॉपर में बना दूं, और वो क्या होगा, वो सिंपल इस अरे को फ्लैट कर देगा। यानी फर्ज करो इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है, ये कॉलम्स थे, ये रोज थी, तो इसने क्या कर दिया, उसको फ्लैट कर दिया, 1D में कन्वर्ट कर दिया। तो 1D जो अरे होती है वो एक फ्लैटन अरे होती है, ठीक है। और उस फ्लैटन अरे को हम एज अ इनपुट अपने न्यूरल नेटवर्क को दे देते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की लेयर लगेगी, हिडन लेयर लगेगी और आउटपुट लेयर लगेगी, और हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिडिक्शन हो जाएगी बेहतर फॉर्म में। तो ये सारा CNN का एक ऑपरेशन है कि CNN हम किस तरह से करते हैं। पहले क्या होता है, ये जो सारा पार्ट है इसको कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फीचर को निकाल रहे हैं बाहर। उसके बाद क्या होता है, आगे न्यूरल नेटवर्क की क्लासिफिकेशन होती है, जो ये वाला पार्ट होता है फ्लैटन से आगे ऑनवर्ड, कि फ्लैटन लेयर होगी एज ए इनपुट लेयर, और उसके बाद हिडन लेयर आपके पास आउटपुट लेयर। तो ये सारा आपके पास ऑप्शन क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन का, और उससे पीछे वाला कौन सा कहलाएगा, जिसमें कॉन्वोल्यूशन हो रही है, उसको हम कहेंगे फीचर इंजीनियरिंग या फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक हो गया, समझ आया? अब ये सारा काम जो है ना, हम खुद से पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाएं तो उसका कोई काम नहीं है, हमने यूज़ करनी है कोडिंग। अब कोडिंग किस तरह यूज़ करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे मिसाल ली है वही एमनिस्ट की। एमनिस्ट हमने डाटा सेट किया हुआ है और फैशन एमनिस्ट भी किया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली सारी, मैंने सारी कोडिंग नहीं लिखी है, मैंने मेल मॉडल बनाया है बस यहाँ पे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल एक काम करना है कि वही सारा कोड होगा अप टू दिस, यहाँ तक,
बस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा और नीचे भी सारा कोड सेम होगा, ऊपर भी सारा कोड सेम होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, उसके बाद क्या करोगे, मतलब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन उसको अलग अलग करना है, उसकी फिर आप क्या करोगे, नॉर्मलाइजेशन करोगे, डिवाइडेड बाय 255 करते हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आप क्या करते हो, ये वाला मॉडल लगाते हो, मॉडल लगाने के बाद इसको फिट करते हो, फिट के बाद आप क्या करते हो, उसको एवेल्युएट करते हो, फिर प्रिडिक्शन करते हो। ऐसा ही है ना, तो सारा पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ ये जो पार्ट है आपका मॉडल बनाने का ये चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले एक बात और है, ये जो बात हमने की थी ना, इसका जवाब अभी तक नहीं आया सामने, किसी ने पूछा भी नहीं कि ये जो इतनी बड़ी जो हम 4 मिलियन न्यूरॉन बना रहे हैं, तो ये किस तरह काम होंगे। फर्ज करो मैं अगर यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँ ये वाला, तो कितना बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, और उसकी जो कर्नल जो वैल्यूज़ होंगी कितनी ज़्यादा होंगी, कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो ये काम तो मैंने किया ही नहीं, इसका जवाब नहीं आया अभी तक कि मेरे पास जो ये 1 बिलियन न्यूरॉन्स बन जाएंगे ये किस तरह कम होंगे। इसका जवाब है ये पुलिंग। हम कॉन्वोल्यूशन करने के बाद या उससे जो है ना, हम क्या करते हैं, जब हम कॉन्वोल्यूशन लेयर बनाते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी पूलिंग करते हैं। पूलिंग क्या होता है, पूलिंग होता है यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ एन इमेज, यानी वो क्या करता है, आपकी जो एक्चुअल साइज होता है ना उसको हाफ कर देता है, पूलिंग जो होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, और पूलिंग करने के 2 तरीके हैं, वैसे 3 हैं, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो 2 ही तरीके हैं। पहला होता है मैक्स पुलिंग, दूसरा होता है मिनिमम पुलिंग, और तीसरा होता है एवरेज पुलिंग। ठीक है, और इसमें सबसे फेमस है जो यूज़ किया जाता है वो मैक्सिमम पुलिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस कम होती है। और उसको करते कैसे, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये पिक्चर है, और ये पिक्चर मेरे पास जो है वो 4x4 की है, ऐसा ही है ना, 4 रोज 4 कॉलम्स, 4x4 की पिक्चर है। अब समझ लो कि ये पिक्चर अगर फर्ज करो ये होती 1920x1080, तो इसको मैं हाफ ऑलमोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 4x4 की पिक्चर ऑलमोस्ट 2x2 पे कन्वर्ट हो रही है यूजिंग पुलिंग। पुलिंग क्या होता है, किसी भी पिक्चर के साइज को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अब ये 4x4 की पिक्चर है, पुलिंग कैसे होगी, पुलिंग करेंगे हम बेसिकली उसी तरह से, हमारे पास एक कर्नल होगा यानी एक फिल्टर होगा, और हमारे पास एक वैल्यू होगी जो हमने इसको आगे लेके चलना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2x2 की जो है वो पुलिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास 2x2 का क्या है, फिल्टर है, और मैं स्ट्राइड लूंगा 2 की। स्ट्राइड क्या होती है, देखो यहाँ पे जो हम चल रहे थे ना, हम पहले कह रहे थे कि ये मेरे पास एक वैल्यू है जिसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं कह रहा था थोड़ा सा आगे चलो। ये जो आगे चलने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज़ को कहते हैं स्ट्राइड, मतलब इसका प्रॉपर नाम है। ये सिर्फ आगे चलना जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला था, लेकिन इसमें जो हम आगे चल रहे हैं और डाउनवर्ड एक एक स्टेप के साथ नीचे आ रहे हैं, एक एक स्टेप आगे चल रहे हैं, एक एक स्टेप नीचे चल रहे हैं, ये जो चीज़ समझाई थी ना, इस चीज़ को कॉन्वोल्यूशन की ज़ुबान में, CNN की ज़ुबान में स्ट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, STRIDE, स्ट्राइड। तो यहाँ पे स्ट्राइड मेरी क्या थी, 1 की थी, यानी मैं एक स्टेप आगे चला था। ठीक है, एक स्टेप आगे चला, फिर एक स्टेप आगे चला, फिर एक स्टेप डाउन आया, फिर एक स्टेप आगे चला, फिर आगे चला, फिर डाउन आया। तो इस तरह से मेरी क्या थी, 3x3 का कर्नल था, और स्ट्राइड कितने की थी, 1 की थी। पुलिंग में हमेशा हम स्ट्राइड 2 की लेते हैं कम से कम। ठीक है, तो 2x2 का कर्नल होगा, और स्ट्राइड कितने की होगी, 2 की, यानी 2 स्टेप आगे चलेंगे। पहला स्टेप मेरा ये वाला है, ठीक है, जिसमें मेरे पास 2x2 का कर्नल है। 2x2 का मतलब मेरे पास एक स्क्वायर फॉर्म है। तो अब यहाँ पे 2x2 निकालो, क्या होगा, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ यहाँ पे 5, 1, 8 और 2, ये पहला है। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 8 की है, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब 2 की स्ट्राइड चलो, यानी 2 स्टेप आगे चलो, तो 2 स्टेप आगे कौन सा बनेगा, ये वाला। तो इसमें मेरे पास कौन सी वैल्यूज हैं, 3, 4, 9, 2। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 9 की, तो मैंने 9 यहाँ लिख दिया। इसी तरह से ये नीचे चलोगे आप, क्योंकि आगे तो मैट्रिक्स खत्म हो गया ना, अब 2 स्ट्राइड नीचे आओगे आप, तो ये 2 वैल्यूज 1, 3, 2, 2, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3 की है। देखो मैं अगर यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिखूँ इसको, 1, 3, 2, 2, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3 की है, तो 3 आ गया। और इसी तरह से आखिर वाला जो मेरा रह गया है, उसको मैं अगर करूँ 0, 1, 2, 0, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 की है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये बेसिकली 4x4 की पिक्चर 2x2 में कन्वर्ट हो गई, ऑलमोस्ट हाफ हो गई। तो इस चीज़ को कहते हैं मैक्स पुलिंग। ठीक है, और एक और चीज़ होती है मिनिमम पुलिंग। मिनिमम पुलिंग हम यूज़ नहीं करते,
ज़्यादातर, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। मिनिमम पूलिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपके बॉक्स में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम आगे लेके चले जाएंगे। और एक होती है एवरेज पुलिंग। एवरेज पुलिंग होती है कि चारों का एवरेज ले लो। मिसाल के तौर पर ये चारों वैल्यूज़ हैं 0 + 1 + 2 + 0, तो ये डिवाइडेड बाय 4 जो आंसर आएगा वो हम उस बॉक्स में लिख देंगे। तो ये होती है एवरेज पुलिंग। बाय जो ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है ना वो मैक्सिमम पुलिंग है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। ठीक है, क्या सवाल था आपका? हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो वो 9 बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं, डाटा लॉस में कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास पिक्चर की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, सिंपल सा रूल है। आपके पास जो अरे बनी हुई है, पिक्चर के पीछे जो अरे है, उस अरे में जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वही उस मैक्सिमम वैल्यू उस पिक्चर की इंफॉर्मेशन होती है, यानी फीचर होता है उसका। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको कहा था कि जो 1 वैल्यू है ये इस पूरे 1 की वैल्यू में उस 9 का हेड है। ठीक है, इवन कि यहाँ पे 0.11 भी आया, 0.33 भी आया, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा लो है कि हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास उस पिक्सल में जो आपके पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको लेंगे। अब ये तो मैंने मिसाल दी है, आगे पिक्चर बहुत बड़ी हो सकती है। उस बड़ी पिक्चर में अगर आप 2 की स्टाइल भी लोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर है आपके पास। ठीक है, इस पिक्चर में मैं कहता हूँ आप 2 की स्टाइल लो, तो आप क्या करोगे, पहले इधर जाओगे, फिर 2 इंफॉर्मेशन छोड़ के यहाँ जाओगे, तो जस्ट 1 का आपके पास डिफरेंस आया, तो वो इंफॉर्मेशन किसी तरह से निकल आती है आपके पास। ठीक है, वो तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी ना कि 4x4 की है। यहाँ पे हमारे पास 28x28 का साइज है, 32x32 का साइज है। तो उसमें से अगर जब 2 की स्टाइल चलेगी तो पिछली इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत वहाँ से निकल आती है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसको उस हिसाब से सोचो, ना कि इस 4x4 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन लॉस हो गई हमारी, लेकिन हमारे पास साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये वजह होती है। हम क्या करते हैं, कॉन्वोल्यूशन के बाद अगली लेयर जो लेते हैं वो पूलिंग लेयर की लेते हैं। पहले क्या होगा हमारे पास, वो तो छोड़ दो आप, फ्लैटन लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, और आपके पास आउटपुट लेयर। ये काम बात के हैं। अब इससे पहले हमने कॉन्वोल्यूशन करनी है, तो कॉन्वोल्यूशन में पहला स्टेप क्या होगा, ये वाला कॉन्वोल्यूशन लेयर, यानी किसी कर्नल से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास फीचर मैप आ जाएगा। फीचर मैप को हम रेलू में से पास करेंगे तो हमारे पास जो गार्बेज वैल्यू है वो सारी बाहर चली जाएगी, और जो है आपके पास मेन इंफॉर्मेशन जो है वो रह जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया, जिसको हम कहेंगे कॉन्वोल्यूशनल लेयर। उसके बाद अगली लेयर बनाएंगे हम पूलिंग लेयर। अगर तो आप समझते हो, वो नेसेसरी नहीं है कि देना ही लाजमी है। अगर आप समझते हो कि मैंने पूलिंग लेयर नहीं देनी, मेरा इंफॉर्मेशन जो है वो पिक्चर का साइज इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसको हाफ करूं, तो आप उस लेयर को रहने दो। वहाँ पे सिर्फ आप कॉन्वोल्यूशनल लेयर दो, एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर दो, सारे फीचर निकालो, आगे फ्लैटन लेयर दो, और हिडन लेयर के बाद आउटपुट निकाल लो। लेकिन आप समझते हो कि मेरा साइज पिक्चर का बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूँ, इस लेयर के बाद एक पूलिंग लेयर ऐड कर दूँ। ठीक है, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है उसको हम यहाँ देखते हैं। अब डेटा सेट में यहाँ पे वही है, सारा कोड सेम है, सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है जो जिसमें आपने न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाना है वो डिफरेंट है। होगा क्या, ये भी सारा सेम है। आपने फंक्शन बनाया, उसके बाद मॉडल इज इक्वल टू केरास डॉट सिक्वेंशियल, ये उसका एक आपके पास फॉर्मेट है। आपने क्या करना है, लेयर में पहले तो क्या होगा, इनपुट लेयर होगी। एमनिस्ट की फॉर्म में मेरे पास 28x28 की इमेज थी, और यहाँ पे 1 देना लाजमी है। क्यों, क्योंकि वो ग्रे स्केल थी। अगर आपके पास कलर्ड पिक्चर है, कल इंशाल्लाह कलर्ड पिक्चर पे भी काम करेंगे, तो हम यहाँ पे फिर क्या देंगे, 3, क्योंकि उसके RGB तीनों चैनल ऐड हो जाते हैं। अभी फिलहाल चैनल एक ही है एमनिस्ट में, क्योंकि ग्रे स्केल पिक्चर है। फैशन एमनिस्ट में भी ग्रे स्केल पिक्चर है, तो वहाँ भी सेम ही इनपुट होगी आपके पास। इनपुट लेयर आ गई। इनपुट लेयर के बाद हमारा क्या था, कॉन्वोल्यूशनल लेयर। तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर वैसे कैसे दी जाती है, CONV आगे 2D। ठीक है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे पहले देना होता है आपने नंबर ऑफ कर्नल्स। मैं कहता हूँ कि 64 कर्नल्स होने चाहिए, और ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। जैसे हमने न्यूरॉन सेलेक्ट करते थे ना कि 128 दे दो, 32 दे दो, 64 दे दो, मर्जी है आपकी। तो ये भी आप 2 फॉर्म में अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन फिर वो ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। आप समझते हो कि 8 कर्नल बहुत हैं, ठीक है, तो 8 दे दो, लेकिन एटलीस्ट 64, 32, 16 इतने देने चाहिए। ठीक है, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए।
ठीक है अहमद, यहाँ पे वो आपका आंसर था कि यहाँ पे हम कर्नल इतने ज़्यादा दे रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सारी बाहर निकाल लेते हैं। वो एक कर्नल नहीं देना होता। यहाँ पे तो मैंने एक कर्नल की इंफॉर्मेशन समझाई थी ना कि एक कर्नल होगा और फिर इस पिक्चर को में से सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट साइज आ रहा है, उसमें 64 टाइम्स, अगर मैंने 64 कर्नल दिए हैं यहाँ पे तो 64 टाइम्स इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी। तो करते करते सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई जाती है। ठीक है, तो 64 कर्नल दिए, कर्नल का साइज क्या होगा 3/3, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सही रहता है। एक्टिवेशन रेलू, ठीक है, क्योंकि ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन निकालना है हमने। एक लेयर बन गई हमारी कॉन्वोल्यूशन की। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा ज़रा डाउन कर देते हैं इसको। ठीक है, मैक्स पुलिंग कर दी। मैक्स पुलिंग बाय डिफॉल्ट जो है ना वो 2/2 सही रहती है, तो यहाँ पे 2/2 की मैंने मैक्स पुलिंग कर दी। अब वो करेगा किस तरह से, इन्हीं सारी इमेजेस की मैक्स पुलिंग कर देगा 1 by 1। 64 है आपके पास, ठीक है, और उसके 64 यानी 64 कर्नल है आपके पास। अब ये एक लेयर बन गई मेरी कॉन्वोल्यूशन की, एक बन गई पुलिंग की। अब ये दोबारा ऐड करना ये मर्जी है आपकी कि अब मजीद इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर ऐड कर दो, सेम है बिल्कुल जो मैंने याद दी थी। उसके बाद दोबारा पुलिंग कर दी मैंने ताकि दोबारा थोड़ा सा डाउन साइज हो जाए। ठीक है, अब ये मर्जी है एक ही लेयर यूज़ करनी है, ये भी आपका मर्जी है। अगर 2 लेयर यूज़ करनी है कि ज़्यादा उसकी कॉन्वोल्यूशन हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर है, एक लेयर और बना दो, या फिर सिंपल ऐसा करो कि यहीं पे ही 128 कर्नल लगा दो, ये भी ठीक है। समटाइम्स 128 एक ही जगह निकालने में ना इतना फिजिबल नहीं होता, आप हाफ ऑफ कर दो कि पहले कॉन्वोल्यूशन हो, मैक्स पुलिंग हो, फिर दोबारा कॉन्वोल्यूशन हो, फिर दोबारा मैक्स पुलिंग हो। ठीक है, तो आप ये समझते हो कि यहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है। ये कॉम्बिनेशन बनाना आपके हाथ में, टारगेट क्या है, एक्यूरेसी आनी चाहिए बस। ठीक है, मैक्सिमम जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके। उसके बाद ये क्या हो गया, मैक्स पुलिंग के बाद अगला स्टेप क्या है, ये फ्लैट करना। ठीक है, फ्लैटन में कोई आपने आर्गूमेंट पास नहीं करना, वैसे कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होती हैं उसको वो पिक कर लेगा। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी ना तो उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके फ्लैटन लेयर बना देगा। यानी फर्स्ट करो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट निकली है, लेट से 64 कर्नल थे और आपके पास कह लो कि 3/3, तो इन तीनों को क्या आंसर आएगा इसका, जो भी आता है लेट से 800 या 900 जितना भी आता है, तो वो 800-900 आपके पास फ्लैटन लेयर के न्यूरॉन्स होंगे। जैसे लास्ट टाइम 28/28 में 784 आता था हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके इसके न्यूरॉन्स हो जाएंगे, ये खुद ही काउंट कर लेगा यहाँ से। और उसके बाद आगे तो वही है, डेंस लेयर बनाई 128 की, ये मर्जी है आपकी, 64 कर लो या जितने ज़्यादा कर लो। एक डेंस लेयर और बना दी और फाइनली 10 क्या है आपका आउटपुट्स। ये हम खुद से नहीं चूज़ कर सकते, ये हमारा डाटा बताता है कितने लेबल्स हैं हमारे पास। अगर एमनिस्ट की बात हो रही है तो 0 से 9 तक है और उसमें भी हमारे पास 10 लेबल्स मौजूद हैं। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपने उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, समरी निकालनी है। अब समरी में आपको पता चल जाएगा कि इतने कर्नल हैं, इतने आपके पास जो है वो उसका साइज़ है। मैक्स पुलिंग हो गई, हाफ हो गया, फिर दोबारा आपने मैक्स पुलिंग की, फर्दर हाफ हो गया, न्यूरॉन्स आ गए, डेंस लेयर के न्यूरॉन्स आ गए, उसकी सारे पैरामीटर्स आ गए और टोटल बाइट्स कितने कंज्यूम किए उसने। यही होती है ना इन्फॉर्मेशन समरी में। तो ये सारी समरी मैंने यहाँ बनाई नहीं है, आपको आइडिया है समरी किस तरह से होती है। और उसके बाद फाइनल फिट करना है उसको, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। अपोचेस 5 काफ़ी हैं, 10 दे देना, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक चीज़ मैंने और यूज़ की है, शफल। शफल इज इक्वल टू ट्रू। ये क्या होगा, हर एक अपोच के बाद डाटा को शफल कर देगा। शफल क्या करना, मिक्सअप करना। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, उसमें डिफरेंट किस्म की कैंडीज़ रखी हुई हैं, ठीक है, और वो कैंडीज़ आप किसी के पास लेके जाते हो, एक चूज़ कर लो, तो उससे पहले उसको क्या करते हो, शफल कर लेते हो, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेते हो कि भाई अगला बंदा जो है वो कैंडीज़ ले ले। या फिर आप लूडो का छक्का जो वो करते हो ना, जब आप उसको रोल करते हो डाइस को, तो क्या करते हो, शफल कर रहे होते हो। तो वो बेसिकली शफल यही है कि एक अपोच के बाद सारी पिक्चर शफल हो जाएं और फिर अगला अपोच चले। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो नंबर ऑफ डाटा सेट्स है ना सैंपल्स के, वो रैंडमली चूज़ होते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है। ये अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो यहाँ पे क्लोज कर देना, ठीक है। और बैच साइज़ क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट बैच साइज़ खुद से भी दे सकते हो, 128 का या 256 का। बैच अंडरस्कोर साइज़ इज इक्वल टू 128 64, वो मर्जी है, नहीं देना तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे ना वैसे प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, आप क्या करोगे, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करोगे, डाटा सेट लोड करोगे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन करोगे, उसके बाद ये वाला मॉडल बनाओगे, उसके बाद उसको फिट करोगे। फिट करने के बाद जो एक्यूरेसी आएगी एवोल्यूशन पे, उसके बाद आप क्या करोगे, ये
अगला स्टेप क्या होता है प्रिडिक्शन का। प्रिडिक्शन में एक दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जो हमने टेस्ट वैल्यूज अलग की हैं उनमें से प्रिडिक्शन ले लो, ठीक है। एक तरीका होता है कि मैंने जैसे फैशन एमनिस्ट का डाटा सेट आपको हमने काम किया था, उसमें क्या थी इन्फॉर्मेशन, जो भी सैंडल्स होती हैं या जो भी टी शर्ट हो गई है या कुछ भी आपके जो मतलब पहनावे जो होते हैं उनके हवाले से जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो नेट से कोई पिक्चर निकालो। मैंने ना आपको ग्रुप में एक पिक्चर सेंड की है, एक तो मैंने दी है आपको 4 की, उस 4 की प्रिडिक्शन इस पे कर सकते हो। वो 4 मैंने हाथ से लिखा था और उसकी फोटो ले ली और उसको मैंने 28x28 करके दे दिया आपको। तो उसको सिस्टम को दो ताकि सिस्टम आपकी हैंड राइटिंग को जो है वो जज करे कि वाकई आपने 4 सही लिखा है कि नहीं लिखा। इसी तरह से नेट से मैंने एक पिक्चर और निकाली थी सैंडल्स की, फीमेल सैंडल्स की पिक्चर नेट से यूज़ की है मैंने। उसको मैंने क्या किया है, जस्ट उसका साइज़ 28x28 किया है, ठीक है। और वो पिक्चर मैंने आपको ग्रुप में दे दी है और मैंने अपने मॉडल पे जज की थी तो उसने जज कर लिया था कि ये सैंडल है, ठीक है। और उसका कोड भी मैंने आपको दिया हुआ है, कोड बहुत डिफरेंट नहीं है, सिर्फ उसमें छोटी सी चीज़ डिफरेंट है कि पिक्चर को रीड कैसे करना है, यानी एक्सटर्नल पिक्चर को, क्योंकि जो आपका टेस्टिंग वाला डाटा होता है वो तो आप एक्स टेस्ट के जरिए या वाई टेस्ट के जरिए उसको ले लेते हो, लेकिन जो एक्सटर्नल पिक्चर देनी है आपने वो सिस्टम को कैसे दोगे। उसके लिए सिंपल एक लाइब्रेरी होती है CV, यानी कंप्यूटर विजन की एक लाइब्रेरी होती है, उसको इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट CV2 एज CV क्या है, कंप्यूटर विजन की एक लाइब्रेरी है। इसमें हम मुख्तलिफ पिक्चर्स आपकी जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं, एक्सटर्नल पिक्चर कोई देनी हो तो दे सकते हैं सिस्टम को। तो इसको इंपोर्ट करने से पहले इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल नहीं होती। इंस्टॉल करने का तरीका सेम है, पिप इंस्टॉल ओपन CV, आपके पास जो है वो डैश आएगा, डैश के बाद आपने लिखना है पाइथन। क्यों? क्योंकि ओपन CV C++ में भी होती है, ठीक है। तो ये वाली लाइब्रेरी आप लिखोगे ओपन CV आगे डैश पाइथन, तो ये लाइब्रेरी पूरी इंस्टॉल हो जाएगी, छोटी सी लाइब्रेरी है। और उसके बाद जो है वो इसको इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक्सटर्नल इमेज को सिस्टम को देना है। सिस्टम को कैसे देंगे, फिर आगे जाके एक बनाएंगे वेरिएबल IMG या कुछ भी बना सकते हो। CV क्या है, इसको मैंने एज CV लिया है, ठीक है। उसके बाद एक एट्रीब्यूट है I am read, और उसके बाद उस इमेज का पाथ। लेट से मेरे पास सैंडल की इमेज मैंने आपको दी है, उसका नाम है sandals.jpg। पिक्चर 2-3 फॉर्म की होती है ना, एक JPG होती है, एक PNG होती है या BMP भी होती है। तो उस पिक्चर का आपने क्या करना है, नाम देना है, जो उस पिक्चर का नाम होगा, ठीक है। और उससे पहले उस पिक्चर को मेन फोल्डर में रख देना जहां कोडिंग कर रहे हो, या फिर पूरा पाथ देना पड़ेगा, दो ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो आप उसको क्या कर सकते हो, सिंपल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक्सटर्नल इमेज नेट से डाउनलोड की है हमने और उसको प्रिडिक्ट करवाया जाए इस सिस्टम पे, ठीक है। समझ आया?